मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। हेलो जी, हालचाल ठीक ठाक हैं आपके? मैं हूं संदीप भट्ट और आप सभी का स्वागत है बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में, जिसमें होती हैं बातें करंट डे के इतिहास की। आज भी मैं आपके लिए लाया हूं आज के दिन के सबसे बड़े इवेंट की इंफॉर्मेशन। और बर्थडे है आज कुछ ऐसी हस्तियों का जिनमें सभी अपने अपने फील्ड में बहुत फेमस हैं। तो शुरुआत करते हैं नॉलेज प्लस एंटरटेनमेंट से भरे बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और एपिसोड की। समुंदर का पानी पीने लायक नहीं होता, ये बात तो आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी। और अगर आप में से किसी ने कभी समुंदर में डुबकी लगाई है तो उसने पक्का महसूस भी किया होगा। पर आज के दिन ये बात गलत साबित हो गई। जी हाँ, जब अमेरिका ने सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने वाले पहले प्लांट की शुरुआत की। जी हाँ, 21 जून 1961 को उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इसकी शुरुआत की। प्लांट की खूबी ये थी कि ये लाखों गैलन पानी का उत्पादन कर सकता था। Today is an important step towards the achievement of one of man's oldest dreams, securing fresh water from salt water. The government of the United States and the people of this country take pride in this research enterprise, which holds such high promise for meeting one of man's basic needs in areas where nature has not been generous. This is a work which in many ways is more important than any other scientific enterprise which this country is now engaged. It serves the interests of men and women everywhere. It can do more to raise men and women from lives of poverty and desperation than any other scientific advance. I now open this great effort in Freeport, Texas, and wish success to all who are involved. फ्रीपोर्ट टेक्सास का एक ऐसा शहर था जहां पीने के पानी की भारी किल्लत थी। इस प्रयोग ने फ्रीपोर्ट शहर को ताजा पानी दिया। कीमत के लिहाज से भी ये बहुत ही सस्ता सौदा था, मात्र $1.25 प्रति 1000 गैलन की कीमत आती। और ये नया प्रयोग अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क भी था। इसकी सफलता ने आगे विज्ञान को और अधिक प्रभावित किया और सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने की तकनीक लगातार अच्छी होती गई। ये तो थी बातें हमारे आज के इवेंट के बारे में। अब शो में आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं ऐसे राइटर का जिन्होंने शरद चंद्र को अपनी लेखनी में जिया, जिन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी हो या उपन्यास, हर रचना के लिए वाहवाही पाई। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड है शो का नाम और बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड है हमारी अगली हस्ती विष्णु प्रभाकर। हिंदी साहित्य बहुत ही उम्दा लेखकों की वजह से जाना जाता है। प्रेमचंद, परसाई, शरद चंद्र, महादेवी वर्मा आदि ने साहित्य में बदलते समाज को दिखाया और ऐसे ही साहित्य के लिए विष्णु प्रभाकर को भी जाना जाता है। विष्णु प्रभाकर वो नाम है जिसे 21वीं सदी की पीढ़ी को भी देखने समझने का मौका मिला। उनकी लेखन कला गजब की है। कहते हैं कि आवारा मसीहा में उन्होंने शरद चंद्र को तो जिया ही, साथ ही अपनी प्रतिभा की वजह से वो खुद की छाप भी छोड़ गए हैं। प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज ही के दिन सन 1912 को हुआ था। ये एक पढ़े लिखे परिवार में पैदा हुए थे, जहां इनकी मां ने पर्दा प्रथा का विरोध किया था। किसी औरत का उस जमाने में विरोध करना बहुत बड़ी बात थी। शुरुआती शिक्षा के बाद वो हिसार चले गए। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्हें सरकारी नौकरी करनी पड़ी। लेकिन प्रभाकर ने पढ़ाई जारी रखी और साहित्य में बीए किया। 15 अगस्त को मैं पांडिचेरी में था, क्योंकि श्री अरविंद का जन्मदिन 15 अगस्त को ही माना गया है, इसलिए उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था। और मेरे बड़े भाई वो श्री अरविंद के भक्त थे, तो उनके साथ मैं भी वहाँ चला गया। तो खैर वो तो बड़े उसके साथ मना रहे थे,
उल्लास के साथ, और वहाँ एक दुर्घटना भी हो गई थी। लेकिन जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये कि दिल्ली से लेकर मद्रास तक की यात्रा में सड़क ट्रेन के दोनों ओर जितनी भी बस्तियां, गांव, शहर, जंगल में कुटी कोई भी हो, सबके ऊपर झंडे फहरा रहे थे। गांधी से प्रेरित प्रभाकर ने नौकरी छोड़ आजादी के लिए अपनी लेखनी को हथियार बनाया और इसकी शुरुआत नाटक लिखने से हुई, जिससे उनका खर्चा भी चलने लगा। 1955 में उन्होंने आकाशवाणी में नाट्य निर्देशक के तौर पर काम किया। 2 साल तक उन्होंने आकाशवाणी को अपनी सेवाएं दी। विष्णु प्रभाकर को साहित्य में शुरू से ही रुचि थी। ये प्रेमचंद और शरत चंद्र के बहुत बड़े भक्त थे। साहित्य में इनकी रचना दिवाली थी, जो हिंदी मिलाप में छपी थी। उनको सबसे बड़ी सफलता शरत चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा से मिली। उसके लिए उन्होंने काफी जगहों की यात्रा की और काफी खोजबीन की, जिसके नतीजे में आवारा मसीहा जैसी रचना सामने आई। इस रचना से वो हिंदी पाठकों में मशहूर हो गए। आवारा मसीहा की सफलता ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। इसके बाद उन्होंने अर्धनारीश्वर जैसा उपन्यास लिखा, जिसे उस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कहानियों के लिए भी प्रभाकर खूब जाने जाते हैं, चाहे वो खंडित पूजा हो या नचिकेता। इनकी हर रचना कुछ अलग ही अनुभव देने वाली है। प्रभाकर ने लघु कथा, उपन्यास, कविता, नाटक और यात्रा वृत्तांतों से हिंदी साहित्य को अनमोल तोहफा दिया है। त्रास देता है जो वो हंसता है, त्रसित है जो वो रोता है। कितनी निकटता है रोने और हंसने में। दोस्तों, ये थी उनकी कविता निकटता। विष्णु प्रभाकर को 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में कथित दुर्व्यवहार के विरोध में उन्होंने पद्म भूषण जैसी उपाधि लौटाने की घोषणा भी की थी। उस वक्त ये खासा चर्चा का विषय बना। विष्णु प्रभाकर ने भारतीय साहित्यकारों के साथ साथ विदेशी लेखक जैसे टॉल्स्टॉय, थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस, ओ हेनरी और ओ नील को काफी गहराई से पढ़ा। इस पढ़ाई से उन्हें पूरी तरह से समाज के लिए समर्पित होने की दिशा मिली। इसलिए इस दुनिया से जाते जाते उन्होंने संपूर्ण अंगदान किया। उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, बल्कि उनके पार्थिव शरीर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को सौंप दिया गया। विष्णु प्रभाकर जी की मृत्यु सन 2009 में हुई, लेकिन अपने साहित्य के जरिए वो आज भी हम सब के बीच मौजूद हैं। आवारा मसीहा को गढ़ने वाले कलाकार के बाद शो में अब हम जिस अगली हस्ती की बात करेंगे वो भी जिंदगी में बड़ा क्यूरियस था। आसमान में जो तारे हैं, चांद है, वो कैसे बने, कहां से आए, कहां जाते हैं, ऐसे ही सवाल जर्मनी के इस लड़के के दिमाग में भी उठते थे और इन्हीं जवाबों को ढूंढने के लिए उसने अपनी जिंदगी लगा दी। हम बात कर रहे हैं मैक्स वुल्फ की। जर्मनी में पैदा हुए मैक्स वुल्फ एक महान एस्ट्रोनॉमर थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मांड के रहस्यों के साथ खेलने में बिता दी। इनका पूरा नाम मैक्सिमिलियन फ्रांस जोसेफ कॉर्नेलियस वुल्फ था, पर ये खुद को मैक्स वुल्फ नाम से कहलवाना पसंद करते थे। मैक्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग से पीएचडी की थी और फिर इसी विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान पढ़ाने लगे। मैक्स को एस्टेरॉइड्स की खोज के लिए जाना जाता है। 323 इनका पहला एस्टेरॉइड था। मैक्स का अंतरिक्ष के लिए प्रेम कहें या पागलपन, जो उन्होंने 200 से ज्यादा एस्टेरॉइड्स की खोज की। इसके बाद मैक्स ने वर्मिन के क्षेत्र में भी खोज की और उस पर काम किया। वर्मिन रॉक और लोहे की वो गांठ होती है जो अंतरिक्ष के मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच मौजूद होती हैं। सिर्फ यही नहीं, मैक्स ने एक धुंधले रेड ड्वार्फ की भी खोज की, जो कि सौर मंडल के सबसे नजदीक के सितारों में से एक था। इसका नाम वुल्फ 359 रखा गया। वुल्फ ने पूरी जिंदगी कॉमेट, ग्रहों और सितारों की खोज में लगा दी।
इनके द्वारा खींची गई तमाम खगोलीय तस्वीरें आज भी सबसे अच्छी तस्वीरों में मानी जाती हैं। मैक्स वुल्फ जैसे एस्ट्रोनॉमर की वजह से आने वाली पीढ़ियों ने कुछ अनसुलझे रहस्यों को समझा। बात हो रही है एक टैलेंटेड पेंटर की, जिसने अपने पूरे इमोशंस को अपनी पेंटिंग्स में दिखाया। बात हो रही है विकास भट्टाचार्य जी की। विकास का जन्म 21 जून 1940 में कलकत्ता में हुआ था। ये वही 40 का दशक था जिसमें भारत को आजादी तो मिली ही थी, साथ ही साथ भारत पाक बंटवारा भी हुआ था। विकास ने कच्चे मन इस संघर्ष को देखा था। सन 1946 में सिर्फ 6 साल की उम्र में विकास ने अपने पिता को खो दिया। इस समय बंटवारे को लेकर दंगे चल रहे थे। इन दंगों का बंगाल में बहुत गहरा असर पड़ा था और उतना ही असर छोटे विकास पर भी। विकास के कोमल मन पर कुछ अमिट घाव पड़ चुके थे, जिन्हें दूर करने के लिए विकास ने पेंट ब्रश और रंगों का सहारा लिया, और इन्हीं रंगों ने विकास को दुनिया भर में एक पहचान दी। आज विकास भट्टाचार्य जी एक इंस्पायरिंग पेंटर हैं, जिनकी बनाई गई पेंटिंग्स कलकत्ता से लेकर पेरिस तक और न जाने कितने ही देशों में जानी जाती हैं। लेकिन विकास का ये सफर इतना आसान नहीं था। उन्होंने बचपन में ही अपने दिल की सुनने की ठानी और रंगों से दोस्ती कर ली। बचपन में माँ ने उनके टैलेंट को समझा और इन्हें कॉलेज ऑफ आर्ट एंड ड्राफ्ट्समैनशिप में दाखिला दिला दिया। कॉलेज की शुरुआत में ही विकास ने अपने टीचर्स और फ्रेंड्स को अपने टैलेंट की झलक से अपना बना लिया। वहां इनकी मुलाकात कातायूं सकलात से हुई। इन्हें सब प्यार से केटी दी बुलाते थे। विकास और केटी दी की दोस्ती जिंदगी भर की दोस्ती रही। केटी दी ने विकास का एक सच्चे दोस्त की तरह साथ दिया। उन्होंने हमेशा विकास की छोटी मोटी जरूरतों का ख्याल रखा। विकास के पास खुद का कोई घर नहीं था, इसलिए उन्होंने कलकत्ता में विकास को अपना घर रहने के लिए दे दिया, जिसे विकास ने अपने स्टूडियो की तरह यूज किया। केटी दी ही थी जिनकी मदद से विकास ने मुंबई में बतौर कलाकार अपनी पहली प्रदर्शनी लगाई। केटी दी के साथ साथ विकास की प्रतिभा को संवारने में उनके शिक्षक अरुण का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने विकास को ऑयल पेंटिंग सिखाई, जो पेंटिंग में सबसे मुश्किल मेथड्स के रूप में जाना जाता है। अरुण ही थे जिनकी बदौलत विकास पेंटिंग के सारे तरीके जैसे कि क्रेयन, वाटर कलर, पेस्टल और चारकोल के दक्ष हो गए। उनकी मेहनत और दोस्त शिक्षकों का साथ ही था कि जब वो कलकत्ता से ग्रेजुएट हुए तब तक उनकी पेंटिंग के कलेक्शन कलकत्ता के सीनेट हॉल, ललित कला अकादमी और दिल्ली के शिक्षा विभाग मंत्रालय में लग चुकी थी। विकास हर मुद्दे पर और घटना पर अपनी तस्वीरों के जरिए बोलते रहे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके द्वारा बनाई गई इंदिरा की पेंटिंग सबसे ज्यादा चर्चा में रही। विकास को आनंद बाजार पत्रिका की तरफ से भी कई मौके मिले और उन्होंने कई पत्रिकाओं के कवर, पोर्ट्रेट आदि बनाए। लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय काम इनका 1970 में रहा, जब नक्सल आंदोलन बंगाल में चरम पर था। शहर में इस आंदोलन को देखते हुए विकास ने इस मुद्दे पर अपनी डॉल सीरीज निकाली, जिसे देखने वालों का मुंह खुला का खुला रह गया। इनकी बनाई गई डॉल सीरीज में डॉल यानी कि गुड़ियाओं को डर में दिखाया गया था, जैसा कि उस दौर में लोगों के मन में था। इसके साथ साथ विकास ने कलकत्ता की महिलाओं को अपने कैनवस में जगह दी। उन्होंने ऐसी महिलाओं को सामने रखा जो तमाम मुश्किलों के बावजूद डटकर खड़ी थी। देवी दुर्गा को उन्होंने अपने रंगों में सजाया, फिर रिक्शा चालकों के पसीने को भी अपने पेंट ब्रश से उभारा। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में अब हम जिस अगली हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं, उनकी कोई एक पहचान तो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वो मैथमेटिशियन भी रहे और फिजिसिस्ट भी रहे। फ्रेंच हिस्ट्री में ऐसी छाप उनकी पड़ी कि उनका नाम आईफल टावर तक में दर्ज है। मैं बात कर रहा हूँ सिमियोन डेनिस पॉइसन की।
जिनका जन्म 21 जून 1781 को फ्रांस में हुआ था। उनके पिता फौजी थे, पर उन्हें तो कुछ और ही जिंदगी में करना था। 1798 में उन्होंने कोल पॉलिटेक्निक ज्वाइन किया। गुरु कभी भी अपने स्टूडेंट के टैलेंट को पहचानने में गलती नहीं करते, और यही पॉइज़न के साथ भी हुआ। पॉलिटेक्निक कॉलेज के टीचर्स ने जल्द ही उनको नोटिस किया और उन्हें उनकी पढ़ाई और स्टडी के लिए फ्री छोड़ दिया। 2 साल बाद ही सन 1800 में उन्होंने अपनी 2 मेमोइर्स पब्लिश की। एक मेथड ऑफ एलिमिनेशन के बारे में थी और दूसरी नंबर ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ अ फाइनाइट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। दूसरी मेमोइर को सिल्वेस्ट्रा फ्रानुआ और एड्रियन मरी ने एग्जामिन किया और इस मेमोइर को फ्रांस की एक मशहूर पत्रिका में पब्लिश करवाने की बात कही। ये पॉइज़न के लिए इस उम्र में सोच से परे का सम्मान था। इसका असर ये हुआ कि ये उस दौर के मशहूर साइंटिस्टों के साथ जुड़ गए। यहीं लुईस लाग्रांज ने उन्हें पहचाना और उन्हें मार्गदर्शन दिया। पॉइज़न को एक गुरु की जरूरत थी और वो उन्हें लुईस लाग्रांज के रूप में मिले। जल्द ही दोनों में बाप बेटे जैसा रिश्ता हो गया। 1806 में वो प्रोफेसर के रूप में काम करने लगे। 2 साल बाद वो ब्यूरो देस लॉन्गिट्यूडेज में एस्ट्रोनॉमर बन गए। अपने काम की वजह से 1821 में उन्हें बैरन की उपाधि से नवाजा गया, पर उन्हें जीवन साधारण ही पसंद था, इसलिए उन्होंने कभी इस खिताब का उपयोग अपने नाम में नहीं किया। मैथमेटिक्स में उनके काम की हमेशा तारीफ हुई। उन्होंने अपनी 300 से ज्यादा रिसर्च को पब्लिश करवाया। उस समय के मशहूर दार्शनिक आर्गो ने उनके बारे में कहा था, लाइफ इज गुड फॉर ओनली 2 थिंग्स, डूइंग मैथमेटिक्स एंड टीचिंग इट। उस समय इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को लेके उन्होंने जो मेमोइर्स लिखे थे वो आज भी इस फील्ड को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स को उन्होंने नई दिशा दी, जिसे विज्ञान में उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। निजी लाइफ की बात करें तो उन्होंने नैन्सी दे बार्दी से शादी की। पढ़ाई के बाद उन्होंने पेरिस के करीब सियों शहर का रुख किया, जहां बाकी जीवन का पूरा समय बिताया। उन्होंने शहर में कई एजुकेशनल पोजीशंस पर सफलता से काम किया और अपने ज्ञान को आने वाली पीढ़ी को देते रहे। 1840 में उनकी मृत्यु हो गई। फ्रांस की एजुकेशन में उनका योगदान बहुत बड़ा है और इसी का रिजल्ट है कि एफिल टावर में लिखे गए 72 नामों में से एक नाम उनका भी है। शो में अब हम करेंगे बात ऐसे कलाकार की जो अपनी जगह पर ऐसा रुतबा रखता है कि कोई और आसपास भी नहीं दिखता। बात हो रही है रूबन मशांगवा की। रूबन नॉर्थ ईस्ट के जाने माने संगीतकार हैं। उनका जन्म मणिपुर के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही रूबन पढ़ाई के शौकीन न थे। बड़ी मुश्किल से 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। इनके पिता कारपेंटर का काम करते थे और ये भी अपने पिता का हाथ बटाने लगे। लेकिन टैलेंट तो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। रूबन को गाने का बहुत शौक था और ये कारपेंट्री करते वक्त अक्सर बम्बू से बांसुरी बनाकर उसे बजाते थे। इस शौक को देखते हुए इनके पिता ने इन्हें एक गिटार तोहफे में दिया। फैमिली की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए गिटार को उनके पिता ने खुद अपने हाथों से बनाया था। रूबन को अब फैमिली सपोर्ट भी मिल गया था। वो दुनिया को एक अलग कहानी सुनाना चाहते थे जो किसी ने पहले कभी नहीं सुनी। बाद में उनके सपने को सच करने में उनकी पत्नी ने उनका पूरा साथ दिया। आज वो लोगों को अपने लोकगीतों द्वारा वही कहानी सुना रहे हैं। म्यूजिक के दीवाने रूबन बॉब डिलन और बॉब मार्ले से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे।
उन्हीं की तर्ज पर चलते हुए रूबन ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों की प्रॉब्लम्स पर गाने बनाए, जिनकी वजह से जल्द ही वो लोगों के दिलों में छा गए और उन्हें बॉब डिलन ऑफ द नागास के नाम से जाना जाने लगा। रूबन की एल्बम तान टीवी और विनिंग पीस टुगेदर जैसे गीत नॉर्थ ईस्ट को जैसे एक कैनवस पर उतार लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रूबन ने म्यूजिक नहीं सीखा। वो अक्सर चर्च में गाया करते थे और बस यूं ही गाते गाते संगीत से जुड़े रहते थे। उनके पास जो भी टैलेंट है सब गॉड गिफ्टेड है। हमारी ओर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो ये सब था आज के दिन खास। दोस्तों, हम एक बार फिर से हाजिर होंगे बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और यादगार एपिसोड के साथ। फिलहाल मुझे यानी संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति। नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,